नमस्कार। जब आपके पास गोदी मीडिया की ताकत हो, जब आपके पास खामोश टेलीविज़न और अखबारों की ताकत हो, तो आप झूठ को न केवल बार-बार बोल सकते हैं, बल्कि नए-नए झूठ भी बोल सकते हैं। भारत में चुनाव के बीच झूठ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे झूठ पर जो खुद प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री के एएनआई को दिए गए इंटरव्यू पर। देखें इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। यह झूठ है। प्रधानमंत्री का दावा एकदम झूठा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में यह जानकारी देने का कभी प्रावधान ही नहीं था कि किसने चंदा किसको दिया, पैसा कहां से आया और कहां दिया। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2023 में जब चुनावी चंदे की सुनवाई जारी थी, तब केंद्र सरकार ने कहा था कि नागरिकों को चुनावी चंदे के स्रोत जानने का बुनियादी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था, जो पैसा बॉन्ड से आ रहा है उसके सोर्स को जानने का कोई मौलिक अधिकार नागरिकों को नहीं है। आपने सुना, इसे ध्यान से सुनिए, मैं दोहरा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है चुनावी चंदे की जानकारी लेने का। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप देखें कि जिस बात की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं और जिससे जनता को गुमराह कर रहे हैं, वह प्रावधान ही नहीं था। चुनावी चंदे की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने न केवल एसबीआई का दुरुपयोग करने की कोशिश की, बल्कि बार-बार ऐसे तर्क दिए जिससे किसी भी तरह से इसे टाला जा सकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया कि चुनावी चंदे की जानकारी नागरिकों को लेने का हक है, तब भी उसके बाद भी केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध करती रही। आपने देखा होगा कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें जून तक का समय मांगा। जी हाँ, जून तक का समय, ताकि चुनाव पूरे हो जाएं और यह पता ना चल सके कि किन कंपनियों ने ईडी के दबाव में चंदा दिया, किन कंपनियों ने सीबीआई के दबाव में चंदा दिया, और कैसे हमने देखा कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और चंदा देने की तारीखों में समानता है। हमने कैसे देखा दवा बनाने वाली कंपनियां जब अपने टेस्ट में असफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, उसके बाद 700 करोड़ से अधिक का चंदा बीजेपी को दिया जाता है। हमने देखा कि कैसे ऐसी कंपनियां चंदा दे रही हैं जो घाटे में हैं, जिनका मुनाफा 300 करोड़ नहीं है, लेकिन हम चुनावी चंदे में देखते हैं कि वह 300 करोड़ से कहीं अधिक का चंदा देती हुई हमें नजर आती हैं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में रोजगार शब्द का केवल 2 बार उपयोग किया। जी हाँ, एएनआई को प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया, वह इंटरव्यू लगभग 1 घंटे 20 मिनट का है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने केवल 2 बार रोजगार का जिक्र किया, महंगाई शब्द का 0 उपयोग किया, बेरोजगारी पर कुछ भी नहीं बोले, महिला सुरक्षा पर एक भी शब्द नहीं है, किसानों पर भी एक शब्द नहीं है, श्रमिकों पर एक शब्द नहीं है, शिक्षा पर एक शब्द नहीं है, नौकरी पर एक शब्द नहीं है, बुजुर्ग पर भी एक शब्द नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी ट्विटर पर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री किन विषयों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। विपक्ष का यह आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अलग अलग भाषणों में यह वायदा कभी 1 साल के लिए किया जाता था और कभी हर साल के लिए इसे
दोहरा दिया जाता था। इसलिए विपक्ष के इस आरोप पर निश्चित रूप से, विपक्ष के इस दावे पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और खुद प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं इस सरकार में जवाब देने की व्यवस्था ही नहीं है। जो जवाब पूछते हैं उनसे उल्टा सवाल पूछा जाता है और इस काम में गोदी मीडिया लगातार बिना थके लगा हुआ है। आपने देखा कि कैसे चुनावी चंदे पर प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि जब केंद्र सरकार कह रही है कि नागरिकों को इस जानकारी का हक ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री कैसे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं। चुनावी चंदे ने यह पोल खोली है कि कैसे यह सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और कैसे पूंजीपतियों पर शिकंजा करने की कोशिश कर रही है और उन पर दबाव बना रही है कि वह केवल और केवल बीजेपी को चंदा दें। एक तरफ चुनावी चंदे पर सरकार घिरती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर सरकार कुछ भी नहीं बोलती। जी हां, प्रधानमंत्री ने अब तक केवल 2 बार इसका जिक्र किया है, जबकि हम जानते हैं इस हिंसा ने हजारों मणिपुर के नागरिकों का जीवन हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामले सामने आए, उस पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगातार दोहराती रही सरकार, कोई भी सफाई नहीं देती है। बल्कि गृह मंत्री ने कल जब मणिपुर में रैली की तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और गृह मंत्री यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम मणिपुर को किसी हाल में टूटने नहीं देंगे। आप देखें कि क्या गृह मंत्री विपक्ष में है, क्या गृह मंत्री किसी कमजोर सरकार में है, मिलीजुली सरकार में है? इसलिए क्योंकि 10 साल में बीजेपी इन्हीं आधारों पर अपनी सरकार का बचाव करती हुई नजर आती है कि वह एक विशाल बहुमत वाली सरकार है, जो हर मामले को बहुत कुशलता से निपटाती है, उसको संभालती है। तो मणिपुर में जब अमित शाह का दौरा चल रहा था, उसके कुछ दिन पहले तक भी हिंसा की खबरें आ रही थी, नागरिकों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। अमित शाह का यह बयान है, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर पर प्रतिक्रिया का देश इंतजार कर रहा है। अब आप देखें कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नोटबंदी पर नहीं बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नौकरी पर नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के भाषण जो अखबारों में छपे हैं, उसकी हेडलाइन हम आपको सुनाते हैं। वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस ने ठुकराया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। आप देखें, प्रधानमंत्री अयोध्या से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब है राम मंदिर की ओट में सारे मुद्दों को छुपाने का काम किया जाता है। लोकतंत्र में ऐसा करने का रिवाज नहीं है। यह केवल तानाशाही है, जब आपसे पूछा कुछ और जाए और आप बताएं कुछ और। दूसरे अखबारों की ओर चलें तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। 16 अप्रैल के अखबार अमर उजाला में हेडलाइन सुनिए, वादे पूरे करने में विपक्ष रहा नाकाम। ध्यान से सुनिएगा, वादे पूरे करने में विपक्ष रहा नाकाम, एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार, नौकरी, शिक्षा, इस पर कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री विपक्ष को कह रहे हैं विपक्ष वादे पूरे करने में नाकाम रहा। एक सामान्य नागरिक भी समझ सकता है कि सरकार चलाने का काम विपक्ष का नहीं है, सरकार चलाने का काम सत्ता का है। तो प्रधानमंत्री कैसे गुमराह कर रहे हैं? गोदी मीडिया क्या इन खबरों में यह लिख रहा है कि सरकार चलाने का काम तो सत्ता का है जनाब, आप जाइए और आवाम को जवाब दीजिए, आप विपक्ष से क्यों पूछते हैं? लेकिन ऐसा कोई सवाल हमें गोदी मीडिया उठाता हुआ नजर नहीं आता है। इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है ईडी अच्छा काम कर रही है। वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, बार बार उन्हीं तथ्यों को दोहराते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वह इस प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं कि आखिर भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते ही कैसे वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। नागरिकों को यह सवाल पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री केरल में थे और केरल में एक बार फिर उन्होंने क्या कहा, देखिए, यहाँ लेफ्ट को आतंकी बताते हैं और वहां खाना खाते हैं कांग्रेसी,
प्रधानमंत्री का बयान है। इस बयान में प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तो यह ट्रेलर है। लोकतंत्र के लिए 10 साल का समय ट्रेलर नहीं हो सकता है। इतने विशाल बहुमत की सरकार बुनियादी मुद्दों पर नाकामयाब रही और इस चुनाव को लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है और अपने अभियानों को ट्रेलर बता रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने ऐसे काम ही नहीं किए जिनको वो गिना सके। सरकार बता सके कि उसने शिक्षा में क्या किया है, उसने नौकरियों में क्या किया है। हमने अपने पुराने वीडियोस में चर्चा की है कि कैसे विपक्ष के घोषणा पत्र में नौकरियों की बात है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख भर्तियों को तुरंत भरने की बात है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 1 करोड़ नौकरियों की बात है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें नौकरियों की बात है। लेकिन बीजेपी के पास केवल और केवल ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ध्रुवीकरण किया जा सके और वह मुद्दे संविधान के विरोध के हैं। बीजेपी के सारे नेता संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। आप देखें कैसे राजस्थान में बीजेपी का विरोध हो रहा है। आप देखिए गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी पर कितना प्रचंड विरोध हो रहा है बीजेपी का। और केवल रूपाला की उम्मीदवारी का विरोध नहीं हो रहा है, साबरकांठा और बड़ोदरा से लेकर लगभग 8 से 10 सीटों पर बीजेपी का विरोध हो रहा है। यह सब खबरें कहां गायब हैं? टेलीविजन में इन पर बहस क्यों नहीं हो रही है? और देश भर में केवल बीजेपी एक ही मुद्दे पर काम कर रही है और यह मुद्दा है संविधान बदलने की मांग। मीडिया चुप है, टेलीविजन मौन है। वह केवल बीजेपी के बयानों को आगे बढ़ाएंगे, केवल ध्रुवीकरण करेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब नागरिकों को सोचना है कि वह अपना फैसला कितने विवेक से करते हैं। क्या नागरिक नौकरी के साथ जाएंगे, शिक्षा के साथ जाएंगे, रोजगार के साथ जाएंगे, या हिंदू मुस्लिम का समर्थन एक बार फिर करेंगे? लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो ज्वाइन कीजिए। आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है और उन सवालों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए जिनसे लोकतंत्र को रोशनी मिलती है। नमस्कार।